नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, फेडरिक मर्ज ये बन गए हैं जर्मनी के नए चांसलर और जर्मनी में भी एक बार फिर से आ गई है राइट विंग की सरकार। अब इससे जर्मनी की जियोपॉलिटिक्स में क्या परिवर्तन आने वाला है, यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ भारत से रिश्ते क्या रहने वाले हैं जर्मनी के, क्या बड़ी डील हो सकती है, इसको भी हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जर्मनी में अभी हाल ही में चुनाव हुआ। वहां के बुंडेस्टाग के लिए, बुंडेस्टाग क्या है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है निचली सदन, वैसे वहां पर लोअर हाउस ये होता है बुंडेस्टाग। तो उसमें सदस्यों का चुनाव होता है ठीक अपनी तरह। ठीक है। तो वहां पर भी जब बुंडेस्टाग का चुनाव हुआ तो उसमें ये चुने गए हैं चांसलर। वहां पर प्रधानमंत्री जैसे अपने यहाँ होता है सबसे पावरफुल पद, वैसे वहां सबसे पावरफुल पद चांसलर का होता है। तो जर्मनी के चांसलर एलॉफ स्कॉल्स अभी तक थे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हार गई है और अब एलॉफ स्कॉल की जगह पर आ गए हैं फेडरिक मर्ज। ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू पार्टी के नेता हैं और इससे ये जीते हुए हैं। सीडीयू या सीएसयू, इससे 28% वोट मिला है। अगर आप वोटिंग शेयर में देखना चाहो तो सीडीयू या सीएसयू का 28.60% है और एसपीडी जिस पार्टी से एलॉफ स्कॉल्स अभी तक थे, उनकी पार्टी ने 16.40% ही वोट यहाँ हासिल कर पाई और बहुत बुरी तरीके से हार गई। खैर, अगर हम लोग फेडरिक मर्ज की बात करें तो देखो इनका जीवन ना काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ये राजनीति में एक बार आए भी, बढ़िया सक्सेसफुल पारी खेले, उसके बाद ये राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे और बिजनेस जाकर करने लगे थे, फाइनेंस से जुड़ गए थे। फिर से दोबारा वापसी किए और आए और इस बार तो ये चांसलर तक बन गए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1955 में और ये कानून के क्षेत्र से ही इनका पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है। लॉ के ही सेक्टर से जुड़ा रहा है, ये भी जुड़े रहे। 1976 में कानून की पढ़ाई की, 1972 में सीडीयू पार्टी से हालांकि लिंक हो गए थे। फिर आगे आगे चल करके शार्लोट मर्ज से शादी करते हैं। 1989 में यूरोपियन संसद से ये जुड़ते हैं, लेकिन जर्मन संसद के रूप में ये बुंडेस्टाग के पहले बार सदस्य चुने गए 1994 में। जैसे मान लो अपने यहाँ होता है कोई लोकसभा का संसद चुना गया हो या कहीं पहली बार जीता हो, तो ये पहली बार बुंडेस्टाग में जीत करके सदस्य बन करके गए 1994 में। 2000 आते आते ये सीडीयू पार्टी के सांसद के संसदीय नेता भी बन गए 2002 में, लेकिन इनको छोड़ना पड़ा अपना पद क्योंकि एंजेला मार्केल आ गई। एंजेला मार्केल की एंट्री होती ही फिर ये अपनी राजनीति छोड़ दी। ये राजनीति से संन्यास ले लिया, इनका थोड़ा सा बनता कम था। जब तक एंजेला मार्केल रही तब तक ये पार्टी से गायब रहे, मतलब ये राजनीति से दूर रहे। सीडीयू और एसपीडी के गठबंधन की सरकार बनी 2005 में और ये राजनीतिक हाशिए पर और चले गए। फिर राजनीति छोड़ करके ये कानून और फाइनेंस से जुड़ गए, बजाकर अपना बिजनेस वगैरह अपना काम धाम देखने लगे, राजनीति छोड़ दिए। लेकिन 2018 में जब एंजेला मार्केल संन्यास ली, आपको पता होगा एलोफ स्कॉल से पहले एंजेला मार्केल थी चांसलर और लंबे समय तक थी। जब वो राजनीतिक संन्यास ली तो फिर ये दोबारा से आए सीडीयू में, मतलब जब तक वो थी तब तक वो नहीं थे। उसके बाद फिर 2022 में फेडरिक मर्ज सीडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब जाकर के ये चांसलर बन गए हैं। खैर, वहां के संसदीय चुनाव के बारे में उल्लेख वहां के संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है, हर 4 साल में एक चुना जाना चाहिए। वहां की अगर चुनाव प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो जैसे अपने यहाँ होता है चुनाव के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, ऐसे ही वहां पर होता है कि 18 साल से आयु से ऊपर का जो कोई भी हो चुनाव भी लड़ सकता है, वोटिंग भी कर सकता है। वहां पर चुनाव इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा संडे को होता है, रविवार को होता है और जो भी वहां के निवासी होते हैं, जर्मन निवासी होते हैं, वो अपने संसद के सदस्यों को 2 वोटों से चुनते हैं। पहला वोट एक प्रत्यक्ष उम्मीदवार के लिए होता है, डायरेक्ट किसी उम्मीदवार के लिए होता है जिसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा वोट का प्रयोग प्रत्येक राज्य में पार्टी सूची का चुनाव करने के लिए किया जाता है, कि मतलब पहला वोट तो आप किसी एक डायरेक्ट व्यक्ति को देंगे, दूसरा वोट उस पार्टी को देंगे जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं। आगे चल करके हो सकता है उस व्यक्ति को नहीं, किसी और पार्टी की, उसी पार्टी की जिस पार्टी ने ज्यादा बहुमत हासिल किया होगा उस पार्टी के किसी और व्यक्ति को बना दिया जाए, तो भी आप संतुष्ट रहें, आपको ऐसा ना लगे कि हमारी पसंद की सरकार ना आई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं फेडरिक मर्ज के चांसलर बनने से जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, यूरोप की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां की जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी, उसके बाद आएंगे हम लोग कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। खैर, अगर ये आते हैं फेडरिक मर्ज तो वहां पर टैक्सेस में कटौती कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। देखो, फेडरिक मर्ज भी जो है ये राइट विंग की थिंकिंग वाले हैं, राइट विंग विचारधारा वाले हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लो राइट विंग लेफ्ट विंग होता क्या है। लेफ्ट विंग की जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा सा उदारवादी नीति वाली होती है। वो कहते हैं चलो ठीक है, हम इमिग्रेशन को भी लीगल ही रखेंगे, इनको भगाएंगे नहीं बाहर से। इसके अलावा
उदार रहेंगे, उदारवादी व्यवस्था अपनाएंगे लेफ्ट की गवर्नमेंट में, ऐसा होता है। इसके अलावा राइट विंग वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा कट्टरवादी होते हैं। कट्टरवादी मतलब अपने देश को लेकर के थोड़ा सा राष्ट्रीयता उनमें ज़्यादा होती है। इमिग्रेशन को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। इलीगल इमिग्रेशन हो तो वो ट्रंप की तरह देखे ही आप, ऐसे ही होता है कि बाहर निकालना शुरू किए। इसके अलावा राष्ट्रीय हित को लेकर के वो थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। अपने देश को, इकोनॉमी को बढ़ाने को लेकर के, या फिर जनता को अगर थोड़ा नुकसान भी हो रहा है लेकिन अगर देश को प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर राइट विंग वहां पर काम ज़्यादा फोकस करती है देश को उत्थान के, और साथ ही साथ मतलब अपनी राष्ट्रीयता की भावना उनमें ज़्यादा बढ़ी रहती है। लेफ्ट विंग थोड़ा सा कंपेरेटिवली उदारवादी होते हैं। तो यहाँ पर जो अभी की गवर्नमेंट आई हुई है, ये है राइट विंग की। ठीक वैसे समझो जैसे इंडिया में, अब देखो, अब प्रो राइट विंग और प्रो लेफ्ट विंग भी नहीं रह गया है आजकल के टाइम पर ना। आप पूरा पूरा डिसाइड नहीं कर सकते हो कौन पूरी तरीके से राइट विंग है, कौन पूरी तरीके से लेफ्ट विंग है। आप राइट विंग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें पाओगे, क्वालिटी पाओगे जो लेफ्ट विंग वाली है, और लेफ्ट विंग में भी कुछ ऐसी क्वालिटी पाओगे जो राइट विंग वाली होती है। तो इसलिए पूरी तरीके से आप किसी को खांचे में नहीं रख सकते हो। खैर, यहाँ पर आप देखो जैसे मर्ज जो हैं ये बिजनेस फ्रेंडली नीतियों के समर्थक हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। बिजनेस फ्रेंडली नीतियां इनकी होने वाली है, पॉलिसीज होने वाली है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर सकते हैं जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा मिले, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ देने पर ये जोर दे सकते हैं। इसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन और वैश्विक व्यापार में ये काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के ये समर्थक हैं, लेकिन ज़्यादातर वो राष्ट्रीय हितों को ही अपना समर्थन देने वाले हैं। चीन और अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन को मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि चीन और अमेरिका जो है ये काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। भारत भी अच्छा एक्सपोर्ट करता है, तो भारत से भी इनके रिलेशन ठीक ही रहने वाले हैं। ईयू के अंदर जर्मनी की लीडरशिप बढ़ सकती है, क्योंकि जर्मनी अब थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा राष्ट्रहित वाली इनके अंदर भावना आएगी। ठीक है, तो ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर ये थोड़ा सा और मजबूत बन करके आ सकते हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन में अभी और भी देश हैं जो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जैसे आप देख रहे हो राइट विंग में इस समय इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, तो वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती से अपने इटली को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हैं। खैर, रूस और चीन से संबंधों में बदलाव हो सकता है। जो पुरानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन थे, वो अब इस वाले में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। सप्लाई चेन पर भी इससे असर पड़ेगा। हालांकि रिलेशन अल्टीमेटली अच्छे रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनता को उतना फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन देश जो है, ये जैसे आपने देखा ना, ट्रम्प आए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये शुरू किए। उसके बाद फिर इमिग्रेशन वगैरह को मतलब खत्म करना शुरू कर दिए। इलीगल इमिग्रेशन को बैठा बैठा करके सेना के जहाज में सबको भेज रहे हैं। टैरिफ का हालांकि मतलब ट्रम्प तो थोड़ा सा अलग ही लेवल के आ जाते हैं, अलग ही लेवल पर खेलते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी आप सीए देखे, एनआरसी देखे, इसके अलावा आर्टिकल 370 रिमूव किया गया। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए। इंडिया में भी राइट विंग की गवर्नमेंट जो है लगभग में मानी जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट। और वहीं कांग्रेस और अदर जो हैं वो लेफ्ट विंग मानी जाती है। लेकिन मैं फिर से बता दूं आपको कि आजकल के टाइम पर ना ही पूरी तरीके से कोई राइट विंग है, ना ही पूरी तरीके से कोई लेफ्ट विंग है। कुछ क्वालिटीज आपको लेफ्ट वाली वहां मिल जाएगी, कुछ क्वालिटी आपको राइट वाली यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, खैर, यहाँ पर ये वाली जो जर्मनी की सरकार है, मतलब फ्रेडरिक मर्ज की, तो ये अर्थव्यवस्था को ज्यादा बूस्टअप देगी जर्मनी का। आपने अभी देखा, कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी, ये बताया गया था कि भाई जर्मनी जो है ये जापान को पीछे कर दिया है। जर्मनी आज के टाइम पर तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जापान है चौथे पर। अब जापान जो है पीछे गया, ये अपने वजह से गया। जर्मनी अपनी वजह से ऊपर नहीं गया, लेकिन जापान की वजह से वो जर्मनी ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि जापान में ना इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से हो नहीं रही है जो चाहिए थी। इस हिसाब से, इस वजह से वो आ गया चौथे पर। पांचवें पर तो अपना प्यारा भारत बना हुआ है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है इकोनॉमी के रूप में। लेकिन भारत जल्द ही इन दोनों को पीछे कर देगा। 2027-28 तक ये अनुमान किया गया था। हालांकि अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम ग्रोथ हुई है, तो अब देखा जाता है कि इंडिया कब ग्रो करेगा और कब इन दोनों को पीछे करेगा। लेकिन इंडिया जल्द ही इन दोनों को पीछे कर देगा, क्योंकि बहुत आसपास में है जर्मनी और जापान, और इन लोग की ग्रोथ उतना हो नहीं रही है। अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, 6 से 7% के बीच होती है अपनी। उनकी 1-2% ऐसी ग्रोथ रेट रहती है। तो हम लोग आज नहीं तो कल इनको पीछे करने ही वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये जर्मनी में आते हैं, बिजनेस फ्रेंडली इनका व्यवहार भी है, तो अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बूस्टअप देंगे, तो क्या पता ये भी कुछ ऐसे स्टेप लें, कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लें जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी तेजी से बूस्टअप होने लगी। ठीक एग्जाम्पल आप ऐसे देखो ट्रम्प का। ट्रम्प देखो, अभी तक अमेरिका भी 1%, 1.5% ऐसी ही ग्रोथ रेट से चल रहा था। हालांकि अभी वो बहुत ऊपर है बाकी देशों से, चाइना से भी बहुत ऊपर है इकोनॉमी में, लेकिन ग्रोथ रेट उनकी स्लो थी।
ट्रंप के आ जाने से, बाकी देशों पर टैरिफ वगैरह लगाने से जहां जहां पर व्यापार घाटा चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट चल रहा था, वो भी ये ट्रेड प्रॉफिट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है इस बार की जीडीपी ग्रोथ रेट आपको अमेरिका की शॉकिंग देखने को मिले। खैर, जर्मनी की भी अब अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। तो अब इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, या कहें कि भारत से क्या रिलेशन रहेंगे इनके आ जाने से? तो देखो, इनके आ जाने से भारत के रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि राइट विंग के ये भी हैं विचारधारा वाले और यही भी है। मतलब आप इंडिया में भी देखो, अभी तक जो एलॉफ स्कॉल्स थे, कई मामलों में आप देख रहे थे ना, भारत को क्रिटिसाइज किया करते थे। इंडिया में बार बार कुछ कई मामलों में वो इंटरफेयर किया करते थे। अभी जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और उन पर जांच वगैरह चल रही थी, तो वहाँ के जो चांसलर थे वो बीच बीच में बयान दे दिया करते थे। इस वजह से हम लोगों ने उनके एम्बेसी से, जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर इंडिया में, उनको एक बार तलब भी किया गया था यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम एक वीडियो देखे होंगे कि वायरल हो रहा था, जर्मनी को बुलाया गया, आए गए, और मीडिया वालों ने जब जा करके पूछा उनसे कि क्या हुआ, तो तुरंत माइक वगैरह फेंक करके वो बैठ करके निकल गए थे। मतलब 1 मिनट में ही उनको बुला करके डांट फटकार लगा करके भेज दिया गया था। तो काफी मतलब इंटरफेयर किया करते थे भारत के मामलों में, और फिर बाद में वो कहने लगे कि हाँ चलो ठीक है, ये आंतरिक मामला उनका। खैर, उनका रुख कुछ ठीक नहीं था, भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन अब फिर अगेन, ये भी नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से। अभी देखो, ट्रंप से ये कहा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चलो ट्रंप और मोदी के रिश्ते अच्छे हैं तो हो सकता है भारत के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आया है कुछ। हाँ, कुछ मामलों में भारत को राहत मिली है, मतलब भारत के पक्ष में डिसीजन आए हैं, जैसे बांग्लादेश वाला मुद्दा को लेकर के देख लो, या कोई और इशू पर देख लो, तो थोड़ा सा भारत को एक हेल्प तो मिला है, सपोर्ट तो मिला है। मतलब जो अमेरिका भारत के पीछे पड़ा रहता था कि भारत को कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट गिराया जाए, इलेक्शन इंटरफेरेंस किया जाए, उस हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ा सा तो एक राहत मिली है। लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है कि जैसे कि पैसे के मामले में या कहीं ट्रेड के मामले में कुछ भारत के लिए कुछ अच्छा किया गया हो, ऐसा भी नहीं है। रेसिप्रोकल टैरिफ अलग से लगा दिए हैं ट्रंप। खैर, ये भी अब देखना होगा कि भारत से व्यापार, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में क्या बड़ी डील हो सकती है। लेकिन इन सेक्टर में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। इमिग्रेशन की नीतियों को लेकर के भारत को झटका लग सकता है, क्योंकि भारत भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है दुनिया में। तो भारत के बहुत सारे लोग दुनिया भर में कहीं न कहीं रह ही रहे हैं। तो अगर इमिग्रेशन की पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो वहां से भी कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट पकड़ पकड़ करके भेजा जाए भारतीयों को। तो ये हो सकता है चुनौतियां। इसके अलावा आपका क्या मानना है इस मामले पर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो कि एलॉफ स्कॉल से जाने से और फेडरिक मर्ज के आने से क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो ये थी हमारी एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा अपनी पुस्तक आई हुई है, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और जाइए वो बुक ऑर्डर कीजिए अभी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।